कौन सा पेपर है हमारा? पेपर 5। इसकी क्लास 2 है, यूनिट 2 है। ठीक है। तो जितने भी थ्योरीज हैं आपकी, मतलब जितने भी हमारे मैथमेटिशियंस रहे हैं या साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जितने भी, उन सब के बारे में आपका ये चैप्टर है। ठीक है। चिल्ड्रंस कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहली जो थ्योरी आती है बेटा इसमें क्वेश्चन, वो है जीन पियाजे। ठीक है, रिपीट नहीं करूंगी, बिल्कुल जो जीन पियाजे के बारे में सीडीपी में पढ़ाया था आपको, ठीक है, पेपर 1 में जो आपको पढ़ाया था, बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। जीन पियाजे कौन था? उसने अपनी वाइफ के साथ अपने 3 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया। उसने 4 स्टेजेस दी, ठीक है, जिसमें सेंसरी मोटर पहली थी। ओके, सेंसरी मोटर थी 0 से 2 साल वाली। उसके बाद प्री ऑपरेशनल थी 2 से 6 साल वाली। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थी 6 से 12 साल वाली। और फॉर्मल ऑपरेशनल थी 12+ वाली। ठीक है, इसके अंदर बच्चा क्या करता है? अपने सेंसेस से और मोटर से दुनिया को समझता है। उसके रिफ्लेक्सेस लिमिटेड होते हैं। 2 ही रिफ्लेक्सेस होते हैं, या तो वो किसी चीज को देखता है तो सक करता है, या लिक करता है। ठीक है। नॉलेज लिमिटेड होती है। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या बोलते हैं उसको, परमानेंस होता है। ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है तो सोचने लगता है, बट इलॉजिकल सोचता है। थिंकिंग जो है वो इलॉजिकल हो जाती है। ठीक है। शब्द बोलने लग जाता है इस उम्र के अंदर बच्चा, एनिमिज्म आ जाता है उसके अंदर। कॉन्क्रीट में जाता है तो CCSR बताया था मैंने आप लोगों को, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी, ये आ जाता है। और फॉर्मल के अंदर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या हाइपोथेटिक डिडक्टिव करता है। ठीक है, तो इसको CDB में से सुनना बिल्कुल। नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो आती है तुम्हारी डॉक्टर जॉल्टन पी डाइंस की थ्योरी। ठीक है, डॉक्टर जॉल्टन पी डाइंस। अब इनकी जो थ्योरी है इसमें इन्होंने 6 स्टेजेस दिए हैं। ठीक है, जिसमें से आपकी 4 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर डाइंस जो है ये कहते हैं कि लर्निंग थ्योरी दी है इन्होंने। ठीक है, इनकी जो थ्योरी है वो क्या है? लर्निंग थ्योरी है। इन्होंने बोला है कि इसके अंदर 6 स्टेप्स होते हैं सीखने के। जो पहला होता है हमारा, वो होता है फ्री प्ले स्टेज। ठीक है, स्वतंत्र खेल। तो इसके अंदर क्या होता है? फ्री प्ले स्टेज जो होता है इसमें ये बोला जाता है कि बच्चा जो है उसको कोई भी नियम मत दो, कोई कानून, कोई नियम के अंदर उसको बाधित मत करो। ठीक है, उसको फ्री खेलने दो, कोई भी रूल्स नहीं होने चाहिए फ्री प्ले स्टेज के अंदर। ठीक है, उसको फ्री खेलने दो, अपने हिसाब से खेलने दो, वो जैसे खेल रहा है, कोई भी नियम या कानून मत बनाओ उसके लिए। ठीक है, जब वो फ्रीली खेलेगा तो वो ज्यादा बेहतर चीजों को सीखेगा। दूसरी जो स्टेज आती है वो आती है इसमें रूल बाइंडिंग। रूल बाइंडिंग स्टेज जो है इसके अंदर इन्होंने कहा है कि अब बच्चा जो है वो फ्री खेल चुका है, उसको पता चल चुका है खेलते कैसे हैं, उसकी लर्निंग जो है वो शुरू हो चुकी है, तो अब यहाँ पे जो है नियम बना दो। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? कर तो रखी है मैंने। अभी देखो, अभी हो रही है? हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो रूल बाइंडिंग में ये कहते हैं कि अब आप रूल्स बनाओ। रूल्स जैसे कि आप टीम में बांट दो उनको, आप उनको बोलो कि भाई इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम के अंदर आपने ये वाला टास्क जो है कंप्लीट करना है। ये रूल बाइंडिंग्स होते हैं। ठीक है, तीसरा आया इनका कंपैरिजन स्टेज। कंपैरिजन स्टेज में इन्होंने बोला कि जब बच्चे अब रूल समझ जाएंगे मैथमेटिकल गेम्स के, ठीक है, तो इन गेम्स को कंपेयर करो। जैसे 2 गेम्स आपने खिलवाए तो उन 2 गेम्स को आप कंपेयर करो।
ठीक है, कि ये जो गेम्स हैं इनमें से बच्चे की कैसी लर्निंग हो रही है, क्या ये दोनों गेम से बच्चा सिमिलर बातें सीख रहा है या अलग अलग चीज़ें जो है मटेरियल वो एक्वायर कर रहा है, क्या कॉमन है इनके बीच में, क्या आइडेंटिकल है, क्या अलग है। ठीक है, इसके बाद आपने करवाना है रिप्रेजेंटेशन स्टेज। रिप्रेजेंटेशन स्टेज, रिप्रेजेंटेशन स्टेज क्या होता है कि अब बच्चा जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो होती हैं हमारा, यानी कि जो मैथ्स है वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट है। तो एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट को बच्चा अब आइडेंटिफाई करने लगेगा, अब उनको सिंबल्स देने लगेगा, मतलब कि सिंबल नहीं देने लगेगा, मतलब कि अलग अलग जो गेम्स हैं, ठीक है, इनकी एक पिक्चर अपने माइंड में बनाना लग जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कुछ कहेंगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसके दिमाग में अब बनने लग गई है। जैसे कि आपके डायग्राम्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एरोज होते हैं, फ्लो चार्ट होता है, ये रिप्रेजेंटेशन इसके माइंड में बनने लगेगी। फिफ्थ स्टेज इन्होंने दी थी सिंबॉलिक सिंबलाइजेशन स्टेज। ठीक है, सिंबलाइजेशन स्टेज का मतलब है कि अब बच्चा चीजों को सिंबल्स में, सिंबल्स क्या होते हैं आपके, जैसे क्या हो गया, जैसे मैप्स हो गए, ठीक है, 1 2 3, ये क्या है, ये सिंबल्स है। इन सिंबल्स के अंदर उन चीज़ों को लिखने लग जाएगा, 3/4 प्लस 6/8 ये करना है, इसको प्लस करना है, क्या करना है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन के जो सिंबल्स हैं वो बनाना शुरू कर देगा। और इनकी लास्ट स्टेज जो है वो होती है प्रिंसिपल स्टेज, इसको फॉर्मलाइजेशन स्टेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो सिंबलाइजेशन स्टेज जो है ये काफ़ी लंबी थी क्योंकि इसके अंदर लिखना होता है, सिंबल्स बनाने होते हैं। तो एक टाइम ये आता है कि जहाँ पे हम बच्चों को डिस्क्रिप्शंस देते हैं, वी आर मेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स रियलाइजिंग दैट फर्स्ट फ्यू डिस्क्रिप्शंस कैन बी आर एक्सियोम्स। प्रिंसिपल यानी अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, थ्योरीज बनाएंगे। मतलब कि पहले जैसे हमने बच्चों को क्या दिए, एक्सियोम्स दिए। एक्सियोम्स क्या है, डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, इन एक्सियोम्स को डिड्यूस करके हमने बनाई थ्योरम्स। ठीक है, इनको डिड्यूस करके ये जो डेफिनेशंस, ये जो सिंबल्स हमने सब पढ़ा, इनसे हमने क्या निकाली, थ्योरम्स निकाली। ठीक है, और इन थ्योरम्स को हमने फिर क्या किया, प्रूफ किया। तो ये होती है फॉर्मलाइजेशन स्टेज। जैसे कि आपने पढ़ा कि एरिया क्या होता है। ठीक है, आपने पहले कोई गेम खेला, मान लीजिए आपके टीचर ने, एक यहाँ से समझाती हूँ, आपके टीचर ने बोला कि बेटा ये प्लेग्राउंड है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ से चलेगा, एक बच्चा यहाँ से चलेगा। ठीक है, ये बच्चा ऐसे कवर करता हुआ चलेगा और ये बच्चा ऐसे कवर करता हुआ चलेगा, है ना। और इनको क्या करना है, अपने स्टेप्स काउंट करने हैं कि कितने कदम में तुम यहाँ से यहाँ आ गए और तुम यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, रूल बाइंडिंग के अंदर आपने इसमें टाइम डाल दिया, कितना टाइम है और इस स्पीड से तुम्हें चलना है। कंपैरिजन स्टेज के अंदर आपने एक और गेम खिला दिया, मान लीजिए सर्कल को लेके खिला दिया और बोला कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, पैरामीटर को लेके बात कर दी इसके अंदर आपने। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन स्टेज क्या है कि बच्चे के दिमाग में अब ये बैठ गया कि एरिया क्या होता है, जब हम लेंथ और ब्रेथ से सरफेस को कवर करते हैं। ठीक है, और पैरामीटर क्या होता है, जब हम उसकी बाउंड्री को, जो उसका किनारा होता है, जो फेंसिंग होती है, उसको कवर करते हैं। सिंबलाइजेशन स्टेज क्या है कि हमने इस एरिया के क्या बनाया, हमने ये बताया कि भाई सरफेस जो होता है, जो टोटल सरफेस होता है जिसके अंदर हम लेंथ और ब्रेथ को कवर करते हैं, वो हमारा एरिया होता है। और पैरामीटर होता है जिसके अंदर हम उसकी बाउंड्री को कवर करते हैं। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन स्टेज क्या है कि जो हमने ये एक्सियम्स बनाए, ठीक है, इनसे हमने थ्योरम बनाई कि भाई कि क्या थ्योरम बनेगी, और इन थ्योरम्स को हम प्रूफ कर रहे हैं कि क्यों एल इन टू बी एरिया है। ये जॉल्टन पी टाइम्स की थ्योरी है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे रिचर्ड स्कैम्प आते हैं। क्या नाम है इनका पूरा, रिचर्ड स्कैम्प। इनकी थ्योरी इतनी खास नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे वॉरविक यूनिवर्सिटी के फर्स्ट लेक्चरर थे, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मैथ्स में इनकी टीचिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जो है
इन्होंने रोट लर्निंग के लिए मना किया है। इन्होंने 3 दी थी कि 2 दी थी? अ, 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 इन्होंने बेटा 2 टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग दी है। ये जो मैंने आपको प्रोसीजरल और कंसेप्चुअल वाली समझाई थी, बिल्कुल उसी के जैसी है। इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग और दूसरी है आपकी रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? जिसके अंदर आप प्रॉपर रूल लगाते हो। ठीक है, अप्रोप्रिएट या कोई रूल लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जैसे कि प्रोसीजरल नॉलेज थी आपकी। ठीक है, इसके अंदर वही आपका सवाल का जवाब मिलता है, हाउ, कैसे करना है इस चीज को। ठीक है, विदाउट नोइंग द वाई, ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं, कैसे करना है ये पता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स नो हाउ टू इंटीग्रेट अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो इंटीग्रेशन आ रहा है लेकिन क्यों आ रहा है ये नहीं पता, इंटीग्रेशन कर क्यों रहे हैं ये नहीं पता। ठीक है, उसका यूज नहीं पता। और रिलेशनल तुम्हारी कौन सी होती है? जिसके अंदर हमारी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेटा हाउ एंड वाई दोनों पता होता है कि मैं मुझे कैसे करना है और ये मैं क्यों कर रही हूँ। ठीक है, तो रिलेशनल जो है वो ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर बच्चे को समझना जरूरी होता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा मैथ्स में, तो फाइनली क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें वही क्वेश्चन समझ आ जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए स्कैम्प ने इन दोनों चीजों पे काफी जोर दिया है कि ये दोनों तरीके की अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ऑसोबेल की थ्योरी आ जाती है। डेविड पॉल ऑसोबेल, इनकी थ्योरी है। तो ऑसोबेल जो थे, इनके हिसाब से इनका मानना ये था कि बच्चे जो होते हैं बेटा, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए। ठीक है, बच्चे जो होते हैं ये किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। जैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है मैथ्स में, आपके नंबर, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और डेली लाइफ में इनको रिलेट करते हैं, कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि इसके अंदर जो है बच्चे जो है इसको मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी से रिलेट कर पाते हैं। बच्चे मैथ्स के सॉल्यूशंस जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स में रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, इन्होंने मैथमेटिक्स के लिए 3 लेवल ऑफ लर्निंग दी थी। 3 लेवल लर्निंग दी थी कि बच्चे जो है वो 3 लेवल में सीखते हैं। एक होती है प्राइमरी लेवल आपकी। ठीक है, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं बेटा, ये फॉर्म्स और कॉन्सेप्ट्स वगैरह बनाते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप और आइडियाज को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं ये आंसर प्रोसेस को समझते हैं, इनके लॉजिक पे ये सिंपल कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ज्योमेट्रिक शेप बनाना, जैसे आपने स्ट्रॉज दे दी, इन स्ट्रॉज को यूज करके ये जो है एक ज्योमेट्रिक शेप बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इस स्टेज के अंदर डेवलप होते हैं। फिर दूसरी लेवल जो आती है वो आती है सेकेंडरी लेवल। ठीक है, सेकेंडरी लेवल जो होती है इसके अंदर बच्चे एविडेंस देते हैं, इमेजिन करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, इसके बाद जो कंक्लूजन्स लेकर आते हैं वो उनको प्रूफ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके ये वाले बच्चे जो होते हैं 6 to 8 वाले, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को प्रूफ करेंगे। ठीक है, लॉजिकल सोचेंगे, इंडक्टिव रीजनिंग देते हैं ये बच्चे जो होते हैं सेकेंडरी लेवल वाले। ठीक है, पैटर्न सीरीज को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और तीसरा होता है आपका हायर लेवल, जो आपके हायर क्लासेस हो जाती हैं उसके बच्चे। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं ये लॉजिकल बात करते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये सिंबॉलिक रीजनिंग देते हैं, अपनी बातों के प्रति जो है सही तर्क देते हैं, एक सिंबॉलिक रीजनिंग देते हैं। ठीक है, ये डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं, हाइपोथेटिक डिडक्टिव, जैसे आपने फॉर्मल के अंदर पढ़ा था।
डिडक्टिव रीजनिंग देने के बाद उसको प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इस पे अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जा रहा है, तो ये कहेंगे कि ये जो एल्टीट्यूड है ये बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरीके की थ्योरीज देकर ये इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपके नेक्स्ट आते हैं बेटा इसमें वाइगॉट्स की। वाइगॉट्स की भी मैंने आपको पेपर 1 के अंदर बता रखा है सीडीपी में। ठीक है, वही सब बताना है कि वाइगॉट्स की जो है इन्होंने SCL दिया था, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। फिर इन्होंने इंटरनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी वो काम जो बच्चे खुद से नहीं कर सकते। MKO के बारे में बताया है, मोर नॉलेजेबल अदर। स्कैफोल्डिंग के बारे में इन्होंने बताया है, जो जिसको हम हिंट बोलते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने ZPD बताया है, वो काम जो MKO और स्कैफोल्डिंग की मदद से बच्चे अब कर सकते हैं, जो पहले वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर इन्होंने 3 टाइप की स्पीच बताई थी, प्राइवेट स्पीच थी, साइलेंट स्पीच थी। ठीक है, और एक क्या थी, प्राइवेट, साइलेंट, सोशल स्पीच, दुनिया से बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर बतानी है। इसके बाद ब्रूनर की थ्योरी भी मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, ये ब्रूनर की जो थ्योरी है, जेरोम ब्रूनर्स जो थे, ये भी पेपर 1 में है CTP के। ठीक है, आपने बता देना है कि ब्रूनम जो है वो पियाजे की थ्योरी से इंस्पायर्ड थे। ठीक है, पियाजे की थ्योरी के आधार पे इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी। इनका ये मानना था कि बच्चा जो है वो प्रीवियस नॉलेज के आधार पे सिर्फ नहीं सीख सकता। ठीक है, बट उसको क्या करना है, डिस्कवर करना है। इन्होंने डिस्कवरी पे ज़्यादा जोर दिया था। इन्होंने भी 3 स्टेजेस दी थी, इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो तुम्हारी 0 से 1 साल वाली थी, जिसके अंदर बच्चा जो है इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, इमेजिनेशन की कोई जगह उसमें नहीं होती। दूसरी आइकॉनिक थी, जो कि 0 से 6 थी, जिसके अंदर बच्चा जो है इमेजेस बनाना शुरू कर देता है, अपने दिमाग के अंदर मेंटल पिक्चर्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। और चौथी जो थी वो सिंबॉलिक थी। ठीक है, जो कि तुम्हारी 7+ वालों की थी, यानी कि इसके अंदर बच्चा जो है इंफॉर्मेशन को कोड या सिंबल देने लगता है, भाषा के रूप में समझने लगता है। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हैं मैथमेटिशियंस, इंडियन मैथमेटिशियन। तो सबसे पहले बेटा इसमें आते हैं आर्यभट्टा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, चलो, आर्यभट्टा कौन थे बेटा, ग्रेट साइंटिस्ट प्लस मैथमेटिशियन। ठीक है, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन दोनों थे ये, इंडिया के। ठीक है, और दुनिया के भी थे। ठीक है, आर्यभट्टा जो है इन्होंने एक किताब लिखी थी बेटा, जिसका नाम था आर्य भाटिया, ये बुक थी। ठीक है, कब लिखी थी, तकरीबन 3600 साल पहले लिखी थी। ठीक है, कौन से कलयुग के अंदर ही लिखी थी। और ये इस उम्र जब इन्होंने ये बुक लिखी थी बेटा, ये मात्र सिर्फ 23 साल के थे। ठीक है, आर्यभट्टा के बर्थ की जो जानकारी है वो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कहाँ पैदा हुए थे। बस हमें ये पता है कि जो भास्कराजी थे, भास्करा वन जो आए थे, इन्होंने आर्यभट्टा के बारे में डिस्क्राइब किया है कि ये एक अमुखिया थे। अमुखिया ऐसे। ठीक है, अमुखिया का मतलब होता है जो मका देश से आता है, वन हु बिलोंग्स टू ओमुका कंट्री, जो बुद्धा के टाइम पे होती थी। ठीक है, आर्यभट्टा जो है बेटा इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, ट्रीटीज जिसको कहा जाता है मैथ्स पे आपकी, और एस्ट्रोनॉमी पे भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। ठीक है, इसके बाद
ये कौन कौन से मैथमेटिकल पार्ट्स जो है इन्होंने कवर किए हैं, इसमें आ जाती हैं आपकी एरिथमेटिक, ठीक है, एल्जेब्रा इन्होंने कवर किया है, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री जो जैसे आप 10th में सीखते हो, ठीक है, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, फिर इन्होंने हमें और क्या दिया है, इन्होंने हमें बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं, इन्होंने हमें सम ऑफ पावर सीरीज जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं, पावर्स होती हैं ए की पावर 2 जेड की पावर 5, ये, ठीक है, इन्होंने हमें टेबल ऑफ साइन दी है, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने एक किताब इनकी आर्य भाटिया हो गई, एक किताब इनकी थी बेटा आर्य सिद्धांता, ये खो गया है इनका काम, ये जो बुक है इट इज अ लॉस्ट वर्क, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने एरिथमेटिक कॉम्पिटिशन्स दिए थे, एरिथमेटिक नहीं एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्पिटिशन्स दिए हैं इन्होंने, ठीक है, इसके बाद इन्होंने बहुत सारे बेटा एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है आर्यभट्टा ने, जैसे कि आपका नोमोन, नोमोन होता है शंकु यंत्र, जो आपका शंख होता है उसके जैसे दिखने वाला यंत्र, ठीक है, एक इन्होंने बताया है शैडो इंस्ट्रूमेंट, शैडो इंस्ट्रूमेंट जिसको बोला गया इन्होंने छाया यंत्र, ठीक है, एक इन्होंने बताया है एंगल मेजरिंग डिवाइसेस सेमी सर्कुलर एंड सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि धनुर यंत्र, जैसे आपका धनुर होता है ना ऐसे, ठीक है, और चक्र यंत्र, इससे क्या करते हैं सर्कल या सेमी सर्कल को मेजर करते हैं, ठीक है, इनके एंगल्स को मेजर करना। इसके बाद इन्होंने यष्टि यंत्र दिया है, यष्टि यंत्र क्या है आपका सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये, इस तरीके से, ठीक है, और इन्होंने एक छत्र यंत्र दिया है, छत्र यंत्र होता है आपका अम्ब्रेला जैसा, अम्ब्रेला शेप्ड डिवाइस, ठीक है, और इसके बाद इन्होंने वाटर क्लॉक्स दी हैं हमें, ठीक है, इसमें दो तरीके की आती हैं, एक आती है बेटा धनुष के जैसे शेप की और एक आती है आपकी सिलेंड्रिकल, ठीक है, ये इनके कुछ काम है। इसके बाद मैथ्स की फील्ड में इन्होंने क्या काम दिए हैं, इसमें से जितना याद आ जाए उतना लिख देना, मैं ये नहीं कह रही कि सारा ही रट के लिखना, जो जो याद आ जाए पॉइंट्स वो सारे लिख देना, ठीक है। अब मैथ्स की फील्ड में इनका क्या क्या काम रहा है आर्यभट्टा का, तो बेटा इन्होंने नंबर सिस्टम इन्वेंट किया था, नंबर सिस्टम तुम सबको पता होगा 1 2 3 उसको कैसे लिखना है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर शुरुआत में उस टाइम पे जो नंबर्स होते थे बेटा इनको लेटर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता था, यानी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, हिंदी के, इंग्लिश के नहीं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की जगह पे इनको प्लेस किया जाता था, जैसे कि 1 2 3 4 इसको पहले कैसे लिखा जाता था, का ख ग घ, ठीक है, और जब ये टेंस प्लेस पे आ जाते थे 30 40 50 60 तो इसको लिखा जाता था य र ल व, इस तरीके से श श श। स्क्वायर वाले जो होते थे आपके 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 10 की पावर 1, ठीक है, इनको लिखा जाता था आ ई ई स्वर के रूप में, ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने नंबर सिस्टम जो है वो फॉर्म किया था, आसान है, याद हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद इन्होंने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, ये आर्यभट्टा ने ढूंढा था और इन्होंने ये अपनी बुक आर्य भाटिया के अंदर बताया है कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे आप सब करते हो ना इस तरीके से 64 है तो आप ऐसे करते हो कि 64 नहीं 144 ले लो, चलो ठीक है, तो ग्रुप्स बना लेते हो, पहले इसका इसका ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस हो गया, 44 नीचे आ गया, इसका प्लस कर दिया आपने, डबल कर दिया, ठीक है, इस तरीके से करते हैं ना, तो ये स्क्वायर रूट निकालना इन्होंने सिखाया था आर्यभट्टिया ना, ठीक है। तीसरा इन्होंने बेटा पाई की अप्रोक्स वैल्यू दी थी, अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है।
इन्होंने 4 प्लेसेस डेसिमल तक दी थी, इन्होंने 3.1416 इतनी वैल्यू दे दी थी, जो कि आज के टाइम पे एक्यूरेट है, आज की पाई की वैल्यू से काफ़ी मिलती है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एरिया ऑफ स्क्वायर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और स्फेयर, ये सारे एरियाज दिए थे, इनके फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे इसी किताब के अंदर, आर्य भाटिया के अंदर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या दिया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन मेथड दिए थे। ठीक है, फ्रैक्शन में इन्होंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एलसीएम वेलसीएम लेके जो हम करते हैं। ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर कैसे बनाया जाता है। इन्होंने फॉर्मूलाज दिए थे बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, जिसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आप बोलते हो। ठीक है, फिर इसमें और क्या बताओगे, ये पहले इंसान थे जिन्होंने बोला था कि अर्थ जो है ये स्फेरिकल है। ठीक है, और ये सन के चारों ओर घूमती है। तो ये जो आपका पार्ट है ये एस्ट्रोनॉमी में आ जाता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आर्यभट्टा की एस्ट्रोनॉमी फील्ड में क्या वो रहे हैं, रोल रहा है। ठीक है, इन्होंने कैलकुलेशन ऑफ ईयर बताया है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ईयर इन्होंने बताया है 365.25868। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं और 6 घंटे और कुछ सेकंड्स होते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, यही 6 घंटे जो हैं 4 साल तक प्लस होते होते हमारा 24 घंटे बन जाते हैं, जिससे एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोक्स वैल्यू इन्होंने दी थी, ये तुम्हारे एस्ट्रोनॉमी वाली फील्ड है इनकी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अर्थ का सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ ये दिया था अप्रोक्सीमेटली 39968.05 किलोमीटर। ठीक है, और एक्चुअल क्या है, जो एक्चुअल से काफी करीब है, 4.007.01 किलोमीटर। ठीक है, तो एक्चुअल के जैसा ही है बिल्कुल। इसके बाद इन्होंने एटमॉस्फेरिक हाइट दी थी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कितना ऊंचा है, 80 किलोमीटर। एक्चुअल क्या थी, 16 किलोमीटर मोर। तो ये जो 16 किलोमीटर थी ये बेसिकली पहली वाली लेयर थी। इन्होंने जो हाइट दी थी वो हमारी 5 लेयर्स की दी थी। ठीक है, आपने एसएससी में पढ़ी होंगी, 5 लेयर होती हैं हमारी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर। ठीक है, तो ये लास्ट वाली जो होती है ये 80 किलोमीटर तक जाती है हमारी। फिर इन्होंने सन का डिस्टेंस बताया था फ्रॉम प्लैनेट्स। तो ये पूरा आपका एस्ट्रोनॉमी में आ गए ये सारे वाले। ठीक है, पिछले वाले मैथमेटिक्स की फील्ड में आ गए। ठीक है, तो ये आर्यभट्टा के बारे में आपने ये सारा लिख देना है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं बेटा ब्रह्मगुप्ता। समझ आ रहा है? ठीक है, ब्रह्मगुप्ता जो थे हमारे बेटा ये 7th सेंचुरी, ठीक है, 7th सेंचुरी के इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर दोनों थे। ठीक है, ब्रह्मगुप्ता ने भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में। ही वॉज फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये कहाँ से आए थे, ये राजस्थान से आए थे। ठीक है, इसके बाद ये तुम्हारे हेड बने थे बेटा किसके, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो उज्जैन में आपकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी एट उज्जैन सेंट्रल इंडिया में, वहां के ये हेड बने थे। ठीक है, इनका जो फेमस टेक्स्ट है, फेमस बुक अगर हम कहेंगे तो उसका नाम है ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मास्फुट ब्रह्मास्फुट सिद्धांत। ठीक है, ब्रह्मास्फुट सिद्धांत।
और इसको लेके कौन आया था? इसको 8वीं सदी के अंदर तुम्हारे जो अब्बासिद खलीफा थे, अब्बासिद कैलिफ्स, ठीक है, कौन था ये? अल मंसूर, ठीक है। तो ये बगदाद लेकर आया था इस बुक को, अल मंसूर, 8वीं सदी में। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा ब्रह्मपुत्र का? तो पहले तो मैथमेटिक्स की फील्ड में देखो क्या किया इन्होंने। इन्होंने क्यूब और क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, ठीक है, जैसे कि 8 का क्यूब और 1331 का क्यूब रूट, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं ये इन्होंने निकाला। इसके बाद इन्होंने हमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला दिया था इन्होंने, जो हम आज भी यूज करते हैं, n+1 2n+1, जिसमें ऑड इवन दोनों को प्लस करते हैं, अपॉन में 6, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था। इन्होंने सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट क्यूब्स एन नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला दिया था इन्होंने, n+1 होल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। ओके, ब्रह्मगुप्ता जो थे बेटा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नंबर सिस्टम में, इंट्रोड्यूस्ड जीरो टू नंबर सिस्टम में जीरो को जोड़ा था, जहां जीरो का मतलब जो था वो था नथिंग, ठीक है। इसके बाद इन्होंने, हाँ, इन्होंने जो इनकी किताब थी ना, ब्रह्मा, बहुत बड़ा नाम है इसका, स्फुटा सिद्धांत, इसके अंदर इन्होंने इंटीजर्स के रूल्स दिए हैं बेटा। आपके इंटीजर्स के रूल्स क्या होते हैं कि प्लस और प्लस जो होता है, प्लस और प्लस जब मिलते हैं तो हमारा आंसर जो है वो क्या बनता है? प्लस बनता है, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जब हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर के साथ मिलता है तो हमारा आंसर नेगेटिव बनता है, और जब एक नेगेटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर के साथ मिलता है तो हमारा आंसर प्लस बनता है। इंटीजर्स आपको पता ही है, जब हम 2+2 करते हैं तो हमारा +4 आंसर आया, 2 प्लस और ब्रैकेट में हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया -3, तो मेरा आंसर जो है वो -1 आएगा, ठीक है, और मैंने -2 -3 किया तो मेरा आंसर -5 आएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये इन्होंने दिया ब्रह्मपुत्र सिद्धांत में। इसके बाद इन्होंने, ये पहले इंसान थे जिन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने पाई की वैल्यू जो है उसको एज √10 की फॉर्म में दिया था, एक्यूरेट दिया था 3 प्लेस वैल्यू तक, ठीक है, और इन्होंने नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस किए थे। इसके बाद एरिथमेटिक की फील्ड में क्या रोल था इनका? तो इन्होंने बेटा 4 मेथड्स दिए थे मल्टीप्लिकेशन के, गुणा करने के 4 तरीके दिए थे, ठीक है। क्या थे? पहला था तुम्हारा गौ मूत्रिका, ठीक है, दूसरा था तुम्हारा खंड करना, तीसरा भेद करना, और चौथा था तुम्हारा ईस्ट करना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के 4 मेथड थे। फर्स्ट मेथड ऑफ स्क्वायर इन्होंने फाइंड आउट किया था, ठीक है। इन्होंने फॉर्मूला फॉर फ्रैक्शन दिया था, जो P/Q लिखते हो आप, ठीक है, और इन्होंने जीरो के प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया था। इसके बाद ज्योमेट्री की फील्ड में इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
लेटरल फाइंड आउट किया था, जैसे आपके ये होते हैं ना, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इस चीज में सक्सेसफुल हुए थे कि एक सर्कुलर पॉलीगन जो होता है बेटा, उसकी पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। एक सर्कुलर पॉलीगन में पैरेलल साइड्स होती हैं। इसके बाद इन्होंने एरिया ऑफ सर्कुलर पॉलीगन दिया था, ठीक है, जिसमें 4 साइड होती हैं, जिसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है हमारा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी का अंडर रूट, जहाँ पे एस जो होता है बेटा वो हमारा चारों साइड जो होती हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2 का हाफ होता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सर्कुलर पॉलीगन के जो डायगोनल होता है ऑफ अ सर्कुलर पॉलीगन, इसका फॉर्मूला दिया था अंडर रूट बी सी प्लस सी डी अपॉन में ए बी प्लस सी डी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए सी प्लस बी डी, ये फॉर्मूला दिया था इन्होंने। इसके बाद इन्होंने लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल अगर निकालना है तो उसके लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला था, ए बी प्लस सी डी अपॉन में बी सी प्लस सी डी ए सी प्लस बी डी, ठीक है। इसके बाद अलजेब्रा की फील्ड में इन्होंने इक्वेशंस दी थी बेटा आपकी, जैसे एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ऐसी इक्वेशंस इन्होंने दी थी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य भास्कराचार्य जो थे बेटा मेडिवियल इंडिया के टाइम के, ठीक है, मेडिवियल इंडिया के टाइम के ये ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन माने जाते थे, ठीक है। इनका जो मेन वर्क है वो है सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि जो है बेटा ये 4 भाग में बटी हुई है। एक है आपकी लीलावती, ये नाम याद रखने, इनके अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एक है आपकी बीजगः गणिता, एक है आपकी ग्रह गणिता, ठीक है, एक है आपकी गोल अध्याय, लीलावती, बीजगः गणिता, ग्रह गणिता, गोल अध्याय, ठीक है। चारों इंडिपेंडेंट वर्क्स हैं, ठीक है। इनके अंदर एरिथमेटिक हो गई आपकी, एल्जेब्रा हो गया आपका, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स की जो मैथ्स होती है, स्फेयर्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया गया है, ठीक है। इन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं, एक और ग्रंथ था बेटा जिसका नाम था करण कौटाहाला, ठीक है, करण कौटाहाला, ठीक है। इन्होंने न्यूटन और लेबनीज से पहले ही कैलकुलस के बारे में बताया है, ठीक है। न्यूटन और लेबनीज से पहले कैलकुलस के बारे में इन्होंने बता रखा है। और इसके बाद मैथ्स की फील्ड में इनका क्या रोल रहा है, इनकी जो फेमस बुक है लीलावती, ये इनका फेमस ग्रंथ है, ठीक है, आज तक यूज होता है ये, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया है, ठीक है, टेबल्स, फ्रैक्शन फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ जीरो, मेंसुरेशन, ठीक है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब इस बुक बुक के अंदर इन्होंने बताए हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये बताया है
कि अगर कोई नंबर जो है वो जीरो से डिवाइड होता है तो हमारा को इन्फिनिटी आंसर मिलता है। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया है कि जब हम जीरो को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें जीरो मिलता है। ठीक है, और जब हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें आंसर जीरो मिलता है। जीरो के बारे में ये तीन चीजें इन्होंने बोली हैं। इसके बाद इन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के एग्जाम्पल्स दिए हैं। इन्होंने प्रोग्रेशंस के रूल्स दिए हैं। अ, इन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया है, 90 डिग्री वाला जो ट्राइंगल होता है आपका। ठीक है, इन्होंने एरिया ऑफ सर्कल, स्फीयर, ठीक है, या और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया है। ओके, एरिया ऑफ सर्कल जो है इन्होंने बोला है कि सरकमफ्रेंस इंटू 1/4 ऑफ डायामीटर कर दो। ठीक है, और एरिया ऑफ स्फेयर इन्होंने बोला है कि 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल कर दो। ठीक है, और वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इन्होंने बोला है कि 1/6 इंटू एरिया ऑफ स्फेयर इंटू डायामीटर। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने अपनी सिद्धांत शिरोमणि के अंदर बेटा ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बातें लिखी हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे लास्ट वाले आते हैं रामानुजम। श्री निवास रामानुजम, इनकी मूवी भी आई थी बेटा श्रीनिवास रामानुजम की, अगर आप सबने देखी हो। एक इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं, इन्होंने मैथ्स की फील्ड में काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। ठीक है, काफ़ी कम उम्र से ही ये मैथ्स करना शुरू कर दिया था। इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा इनकी कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है, इन्होंने कोई स्कूल से मैथ्स या ऐसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लेके नहीं सीखी है मैथ्स को, इसलिए इनकी अचीवमेंट्स जो हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता है। इन्होंने मैथ्स में खुद अकेले में रिसर्च की है, अपनी खुद की। ठीक है, ये मैथ्स के अंदर एक एक्सीलेंट स्टूडेंट भी रहे हैं स्कूल्स में। ठीक है, और इन्होंने बेटा जब ये 13 साल के थे, 13 ईयर्स के थे, तो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की जो बुक थी एक बाय S.L. लूनी, ठीक है, इस बुक को रामानुजम ने मास्टर कर लिया था 13 साल की उम्र में। ओके, अब इनके कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, अ, इन्होंने डाइवर्जेंट सीरीज पे काम किया है। ठीक है, इन्होंने 120 थ्योरम्स दी थी, डिविजिबिलिटी जो करते हो आप, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसकी प्रॉपर्टीज पे इम्प्लाई करने के लिए। ठीक है, ये और इन्होंने पार्टीशन ऑफ होल नंबर की जो थ्योरी है वो इन्होंने दी है। जैसे कि एक नंबर है, मान लीजिए 75, इसको दो टुकड़ों में तोड़िए, जैसे 50 + 25 ऐसे कर दिया, तो पार्टीशन ऑफ होल नंबर की थ्योरी इन्होंने दी है। इन्होंने फॉर्मूला डिराइव किया था पार्टीशन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है 3, तो 3 को 3 + 0 लिख सकते हैं, 1 + 2 लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं। ये पार्टीशन ऑफ नंबर है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक नंबर है 1729, इसको बेटा रामानुजम नंबर बोला जाता है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स।
ठीक है, दो क्यूब्स की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, और एक आपका 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ठीक है, इसको रामानुजम नंबर बोला जाता है। इसके बाद रामानुजम के बारे में दो तीन चीजें और आएंगी, जैसे कि ये बीमार पड़ गए थे, विदेश भी गए थे ये। इनकी मूवी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, मतलब मूवी बनी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें इनको बेटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला था, रामानुजम को। ठीक है, इन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ काम किया था यहाँ पे। ये दो तीन चीजें और लिख देना कोई आंसर को बड़ा करने के लिए। और क्या था इनकी मूवी के अंदर, ये तुम्हारे तमिलनाडु के रहने वाले थे, ये बता देना। इरोड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और अ, 32 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी बेटा, किसी बीमारी से हुई थी। हाँ, टीबी हो गया था इनको। ठीक है, टीबी के कारण इनकी बीमारी से इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, ये सारी चीजें इनके बारे में आप बता देना है। बेटा वो घर टूट रहा है ना गली में, उस, हाँ तो पत्थर गिर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बेटा इस यूनिट में आता है आपका, रोल ऑफ लैंग्वेज या मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपने ये बताना है कि मैथ्स की जो भाषा होती है, ठीक है, हमें वो पता होनी चाहिए, हमें इसके सिंबल्स, ठीक है, इसके टर्म्स क्या हैं, इसके एल्गोरिदम्स क्या हैं, इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, मैथ्स के अंदर भाषा का रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टू वे प्रोसेस होना चाहिए, टीचर जो है वो बच्चों से सवाल पूछे, बच्चे जो है वो टीचर को बताएं। और ये कैसे हो सकता है, ये भाषा की मदद से हो सकता है। एक कम्युनिकेशन दोनों के बीच में लगातार बने रहना चाहिए। अगर टीचर ने कोई सवाल लिखा है, ठीक है, तो वो बच्चों से उस चीज़ का सोल्यूशन मांगे। ठीक है, बच्चों से पूछे, सिर्फ खुद सॉल्व करते ना जाए। ठीक है, टीचर्स जो है बच्चों को प्रोसीजरल नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज जो भी है वो लैंग्वेज के थ्रू दे। ठीक है, भाषा अगर अच्छी होगी, टीचर की भाषा अच्छी है, तो बच्चे भी अच्छी तरीके से समझेंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन पे मैं ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपने बता देनी। ये आपका यूनिट 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब आपकी यूनिट 3 जो है उसमें मेथड्स हैं बहुत सारे, और काफ़ी बड़ी यूनिट भी है। यूनिट कहाँ ख़त्म है, हाँ काफ़ी बड़ी यूनिट है, इसको कल ख़त्म करेंगे। ठीक है, यूनिट 4 जल्दी हो जाएगी, क्योंकि यूनिट 4 जो है वो आपकी क्लास 3 to 5 की मैथ्स है। ठीक है, उसको मैं जल्दी ख़त्म करा दूँगी। और यूनिट 5 मुझे ध्यान में नहीं आ रही है क्या है। यूनिट 5 के अंदर आपका टेस्ट वगैरह है शायद, एरर्स एंड टेस्ट एंड टेक्स्ट बुक। 5 भी इजी है।
थर्ड वाली में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बेटा अलग अलग, क्योंकि मेथड्स हैं वो भी बहुत सिंपल मेथड्स हैं, कोई इतने मुश्किल मेथड नहीं है, बताऊंगी कैसे करना है।